हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मक्का में जो स्टॉल क्राट या व्रंत विगलन रोग लगता है उसका दूसरा पार्ट। इसमें हम सिफेलोस्पोरियम स्टॉल क्राट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पीथियम के द्वारा लगने वाला स्टॉल क्राट के डिजीज़ के बारे में पूरा वीडियो अपलोड किया हूँ। जो भी व्यूअर्स नहीं देखे हैं उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो आज हम सिफेलोस्पोरियम स्टॉल क्राट की बात करेंगे। तो ये जो सिफेलोस्पोरियम स्टॉल क्राट है, ये डिजीज सिफेलोस्पोरियम की दो जातियों द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें से पहली है सिफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम वैरायटी सेरियम। इसके द्वारा ब्लैक बंडल डिजीज़ काज किया जाता है। दूसरी जो यहाँ पर जाति है सिफेलोस्पोरियम मेडिस, इसके द्वारा लेट विल्ट यानी पछेती म्लान डिजीज़ काज किया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के जातियों के द्वारा दो प्रकार के डिजीज़ यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जिसमें पहला है आपका ब्लैक बंडल डिजीज़। ये रोग सर्वप्रथम 1924 में अमेरिका में देखा गया था और उसके बाद भारत में ये रोग वर्ष 1960 में अजमेर में देखा गया। आजकल जितने भी भारत में मक्का उगाने वाले राज्य हैं उनमें ये रोग दिखाई पड़ता है और इसका ज़्यादातर प्रकोप आपका जो उत्तर प्रदेश का तराई भाग है, अर्थात ये उत्तराखंड का एरिया और राजस्थान आंध्र प्रदेश में ये रोग सर्वाधिक पाया जाता है। और जो दूसरा है मक्का में लेट विल्ट डिजीज़, ये रोग सर्वप्रथम 1960 के करीब अरब में देखा गया था और भारत की बात करें तो यहाँ पर यह रोग सर्वप्रथम 1969 में हैदराबाद और पंतनगर में देखा गया था। अब इसके बाद दोनों जो यहाँ पर डिजीज़ हैं उनके दोनों के अलग अलग सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। तो एक एक करके हम डिजीज़ के यहाँ पर लक्षण देखेंगे। तो इसमें जो पहला डिजीज़ है यहाँ पर ब्लैक बंडल डिजीज़। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो कवक है मुख्यतया वो जो इसके वेस्कुलर बंडल होते हैं इसके ऊपर आक्रमण करता है और पौधे फिर समय से पहले ही सूख जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पौधे जल की कमी के कारण सूख गए हों। इसमें पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो भी सूख जाती हैं और जो पौधे का तना है वो भी उसका बाह्य रंग बदल जाता है। लगभग इस वाले फिगर में यहाँ पर देखेंगे तने में, तो यहाँ पर जहाँ पर पोरी यहाँ पर गांठ के पास काला काला दिखाई देने लगता है और पौधे फिर उस कंडीशन में काफ़ी कमज़ोर दिखाई देते हैं। जो भी रोग ग्रसित पौधा है उसका वेस्कुलर बंडल काला दिखाई देने लगता है, अर्थात जब उसको आप जो तना है उसको आप तिरछा काटेंगे तो वहाँ पर काला काला उसका तना दिखाई देगा थोड़ी थोड़ी बिंदु के रूप में। तो उस कंडीशन में यहाँ पर वेस्कुलर बंडल ही मुख्यतः इसमें प्रभावित होता है। अब इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर डिजीज़ है लेट विल्ट, जिसको हम पछेती म्लान कहते हैं। इसमें जो रोग के लक्षण होते हैं वो जब पौधे में नर पुष्प निकलता है उससे थोड़ा पहले से लेकर के लगभग जब फसल पकने वाली होती है तो उस कंडीशन में रोग देखे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, पौधे के जो छिलके होते हैं और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनका रंग रक्ताभ भूरा यानी रेडिश ब्राउन कलर में दिखाई देता है। अगर फिगर में आप देखोगे यहाँ पर कटा हुआ तना इसका, तो यहाँ पर जो वेस्कुलर सिस्टम है वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर में यहाँ पर सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ अगर इस स्टेम में इधर देखोगे तो इसका स्टेम यहाँ पर, तो ये भी रक्ताभ भूरा या रेडिश ब्राउन कलर में ये स्टेम दिखाई दे रहा होगा। इसका अर्थात स्टेम का छिलका इस प्रकार से दिखाई देता है। साथ ही साथ इसमें जो पौधे के तना होता है उसका पित्त ये भी विघटन होने लगता है, जिसके कारण ये खोखले हो जाते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए खोखलापन दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ इस सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पर ये स्टेम पूरा का पूरा खोखला दिखाई देने लगता है और इसमें फिर संवहन बंडल बिखर जाते हैं। अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वो भी गल जाती हैं। साथ ही साथ जो मृदा के पास के व्रंत होते हैं वो भी सड़ जाते हैं।
और पौधे की जो निचली पोरियां होती हैं वहाँ पर भी विगलन की समस्याएं देखी जा सकती हैं। अब इसके बाद हम इस रोग की ईटियोलॉजी या हेतुकी की बात करें तो इसमें जो पैथोजन है ये सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम वैरायटी सेरियम है, और जो दूसरा है सिफेलोस्पोरियम मैडिस। दो प्रकार की इसमें पैथोजन हम पहले ही बताए हैं पाए जाते हैं। तो इसमें एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। पहला है सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम वैरायटी सेरियम। इसका जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है, अर्थात सेप्टेट होता है। ये कवक जाल है, इसमें ब्रांचेज इस प्रकार से पाई जाती हैं जो कि सेप्टेट होता है, और ये यहाँ पर सेप्टा या पट भी पाए जाते हैं, और ये कचाव या हायालाइन होता है। माप में अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 1 से 4 म्यूमाइक्रान चौड़ा होता है। 1 से लेकर के 4 म्यूमाइक्रान इसकी चौड़ाई हो सकती है। अब इन्हीं कवक जाल या हाइफा से फिर कोनेडियोफोर यानी कोनेडियम धर का निर्माण होता है, और यहाँ पर ये हाइफा ही पड़ा हुआ है। इसी से फिर ये कोनेडियोफोर निकले हुए हैं। अब ये जो कोनेडियोफोर होते हैं वो सीधे होते हैं और ये पटहीन होते हैं, अर्थात इसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ ये तंतु रूपी यानी फिलामेंटस टाइप के होते हैं, और ये माप में 11 से 16 म्यूमाइक्रान ये लंबे होते हैं। इनकी ये लंबाई की बात करें तो ये 11 से लेकर के 16 म्यूमाइक्रान की होती है, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 2 से 3 म्यूमाइक्रान की इनकी चौड़ाई पाई जाती है। अब इन्हीं के सिरे पर फिर कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। अब इनकी जो कोनेडिया होती हैं वो एक कोशिक होती हैं, अर्थात ये जो कोनेडिया यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो एक कोशिक हैं, और ये अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार होती हैं। अंडाकार भी दिखाई दे सकती हैं या फिर दीर्घवृत्ताकार दिखाई दे सकती हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। और ये कचाप या हायालाइन होती हैं, और इनकी जो माप है वो 4 से लेकर के 7 म्यूमाइक्रान लंबी इनकी कोनेडिया हो सकती हैं, और जो चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 1.5 से लेकर के 2.5 म्यूमाइक्रान ये चौड़ी इनकी कोनेडिया बनती हैं। अब इसके बाद जो दूसरा है सिफेलोस्पोरियम मैडिस, इसका जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है, ब्रांच होता है। इसमें भी कवक जाल शाखित पाया जाता है, और ये पटयुक्त होता है, अर्थात इसमें भी इस प्रकार से पट या सेप्टा पाए जाते हैं। ये कचाब युक्त होता है, और ये माप में 2 से लेकर के 4 म्यूमाइक्रान चौड़े होते हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है वो 2 से लेकर के 4 म्यूमाइक्रान तक चौड़ी हो सकती है। और फिर इन्हीं के ऊपर कोनेडियोफोर या फिर कोनेडियम धर निकलते हैं जो कि सीधे होते हैं और बेलनाकार कचाब एवं माप में ये 15 से 37 म्यूमाइक्रान लंबे होते हैं। साथ ही साथ ये 3 से 4 म्यूमाइक्रान ये चौड़े होते हैं। अब इन्हीं के जो सिरे होते हैं उसके ऊपर कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है, और ये कोनेडिया एक कोशिक, ये भी इनका जो साइज आकार होता है वो अंडाकार और या फिर बेलनाकार प्रकार का होता है। इस प्रकार से इसके यहाँ पर कोनेडिया का फिगर दिया गया है। ये अंडाकार या फिर कोनेडिया के बेलनाकार होते हैं, और इनके जो सिरे होते हैं वो गोल होते हैं। ये सिरे जो कि गोल पाए जा रहे हैं, और ये कचाव माप में 7 से 11, इनकी जो लंबाई है वो 7 से 11 म्यूमाइक्रान की होती है, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 3 से 4 म्यूमाइक्रान की इनकी चौड़ाई पाई जाती है। अब इसके बाद है डिजीज साइकिल। तो ये रोग मृदा जनित रोग है, अर्थात ये मृदा के द्वारा फैलता है, और इसके जो कवक या पैथोजन होते हैं वो मृदा में साथ ही साथ जो रोग ग्रसित फसल अवशेष हैं इसके ऊपर उत्तरजीवित होते हैं, और यही जो मृदा में जीवित इसके स्पोर के रूप में इसकी कोनेडिया हो गई, साथ ही साथ इसके माइसीलियम हो गए। ये फिर आगे चल कर के प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं, और यही मेनली इसके प्राथमिक निवेश द्रव्य का स्रोत होते हैं। और ये रोग बीज जनित भी हो सकता है। जब भी बीज जनित होता है तो उस कंडीशन में जो बीज से प्राइमरी रूट्स के बाद दूसरी सेमिनल रूट्स से निकलती हैं,
तो इन सेमिनल रूट्स के द्वारा अगर घाव बन जाता है तो उस कंडीशन में पौधे में ये जो भी अगर यहाँ पर मृदा आपकी संदूषित है, इसमें पैथोजन पाए जाते हैं, तो इनके स्पोर या जो कोनेडिया हैं वो अंकुरण करके इस प्लांट के अंदर एंट्री कर जाता है और फिर ये शिखर तक पहुँच जाता है और वहाँ पर फिर इन्फेक्शन कर देता है। साथ ही साथ अगर कभी कभी कुछ कीटों के द्वारा भी अगर पौधे में घाव बन जाता है निचली सतह पर, तो मृदा में उपस्थित जो कोनेडिया हैं वो उस घाव के माध्यम से प्लांट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन प्लांट में कर देते हैं। अब इसके बाद डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंध, तो इसका रोग प्रबंध आप कैसे करेंगे? एक तो कर सकते हैं जब भी आप बीजों की बुआई कर रहे हैं तो उस समय आप रोग रहित स्वस्थ जो पौधे हैं उनसे प्राप्त बीजों की बुआई करना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो जब भी आपकी फसल में रोग हुआ हो तो उस कंडीशन में जो वहाँ पर फसल अवशेष है रोग ग्रसित, उसको आप एकत्र करके जला सकते हैं, उससे जो भी पैथोजन होंगे वो जल जाएंगे। इसके अलावा आप फसल चक्र वहाँ पर अपना सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खेत में आवश्यक नमी वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, यानी अधिक वहाँ पर जल भराव की स्थिति ना हो। इसके लिए आपको उचित जल निकास की भी व्यवस्था करनी चाहिए और आप जो फर्टिलाइज़र या उर्वरक है उसकी संतुलित मात्रा को प्रयोग कर सकते हैं। और जो रोग रोधी एवं सहनशील किस्में हैं, अर्थात जो डिजीज रेसिस्टेंट या फिर रोग सहनशील या डिजीज टॉलरेंस जो वैरायटीज़ हैं उसको आप उगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण, पूसा कंपोजिट 1, पूसा कंपोजिट 2, पूसा कंपोजिट 4, इन किस्मों को उगा सकते हैं। साथ ही साथ बीजों को आप थाईराम या कैप्टान 2.5 ग्राम लगभग 2.5 से 3 ग्राम आप प्रति केजी बीज दवा के हिसाब से इसको उपचारित भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।